गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक है, हम पढ़ रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड्स। उसकी हमने केमिकल रिएक्शंस को कल कंप्लीट किया था, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस देखो हमने 8-9 रिएक्शंस पढ़ी है, सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार सबका रिवीजन करवा रही हूँ, आप सिर्फ सुनो। देखो एल्डोल कंडेंसेशन सबसे पहले, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन में हमने क्या किया था, एल्डोल में क्या किया, मैंने ये कहा कि अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। 2 कार्बोनिल आपको लेने हैं, हो सकते हैं दोनों कार्बोनिल अलग अलग हो या दोनों एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो एल्डोल में मैंने आपको कहा कि अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स आप लेते हो सकते हैं दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल में हो या हो सकते हैं दोनों एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो। अगर रिएक्शन दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल में होती है तो उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, और अगर एक ही मॉलिक्यूल में दोनों कार्बोनिल प्रेजेंट है तो उसे आप क्या कहते हो, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। सब आपको बहुत ही अच्छे से पता है। एल्डोल कंडेंसेशन एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है, बेसिक मीडियम में भी हो सकती है। अगर एसिडिक मीडियम है तो वहाँ न्यूक्लियोफाइल बनता है इनोल, एसिडिक अगर मीडियम है तो इनोल बनता है, और अगर बेसिक मीडियम है तो इनोलेट बनता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में। सबसे पहले आपको मिलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, फिर जब आप उनको हीट कर देते हो तो आपको कंडेंसेशन से H2O के निष्कासन से आपको क्या मिलता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये एल्डोल कंडेंसेशन था, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा, एल्डोल के बाद हम लोगों ने कवर किया बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या करना है, हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड जनरली रिएक्शन देते हैं, तो हमें क्या करना है कि हम रिएक्शन करवाते हैं बेस के प्रेजेंस में, ठीक है। और आपको क्या मिलते हैं भाई, आपको मिलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, या उसे आप क्या कह सकते हो, बेंजोइन भी हम उसे कह सकते हैं। बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन इसी टाइप से हमने कवर की थी, ठीक है। सॉरी, बेंजोइन कंडेंसेशन है। बेंजोइन कंडेंसेशन में आपने एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन कैसियन की प्रेजेंस में करवाई थी, कैसियन की प्रेजेंस में आपने करवाई थी, जहां आपको सबसे पहले एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिलता है और वहां से हाइड्राइड का ट्रांसफ़र होते हुए आपको 2 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। क्या प्रोडक्ट आपको वहाँ पर मिलते हैं भाई, आपको मिलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा हाइड्रोक्सी। देखो सेकेंड आपका बेंजोइन था, बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में हम कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उन्हीं की रिएक्शन पढ़ रहे थे। कार्बोनिल की रिएक्शन कैसियन से जब आप करवाते हो तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलते हैं भाई, आपको प्रोडक्ट मिलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब हो सकता है वो कार्बोनिल कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, अगर कीटोन है तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलते हैं, और अगर एल्डिहाइड है तो अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आपको वहाँ पर एज ए प्रोडक्ट मिलता है। ये था बेंजोइन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होती है, जो RDS स्टेप होता है उसमें हम क्या देखते हैं कि दोनों जो एल्डिहाइड होते हैं वो और जो बेस होता है तीनों का ही रोल होता है, इसलिए जो रेट है वो तीनों पर इक्वली डिपेंड करती है, और इसका जो ऑर्डर आता है वो थर्ड ऑर्डर आता है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया होती है, ठीक है। अब देखो बेंजोइन हमने कवर किया। बेंजोइन के बाद अगर मैं बात करूँ नोवेंजल, देखो सीक्वेंस मुझे नहीं पता, ठीक है ना, सीक्वेंस आप लोग देख लेना, बट ये सारे हमने कवर किए हैं। नोवेंजल कंडेंसेशन, नोवेंजल कंडेंसेशन में मैंने आपको बस एक चीज़ बोली थी कि हम एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड लेते हैं, एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड उसे मैंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़े हो, जिससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हो वो क्या होते हैं, एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड होते हैं, ठीक है। फिर एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड की रिएक्शन हमने करवाई थी कार्बोनिल कंपाउंड से। कार्बोनिल कंपाउंड से जब हमने रिएक्शन करवाई थी तो आपको डिपेंड करता है आपने एक्टिव मैथिलीन कैसा लिया है, दोनों साइनो लिए हैं या फिर एस्टर लिए हैं या फिर दोनों कार्बोनिल लिए हैं, उसके बेस पर आपको प्रोडक्ट क्या क्या मिल सकते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल मिल सकते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड भी मिल सकते हैं, या फिर एल्कीन भी मिल सकती है, ठीक है। ये भी हमने नोवेंजल के अंदर कवर किया था। फिर था पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन क्या थी, पर्किन में क्या करते हैं भाई, कार्बोनिल लेते हैं और एनहाइड्राइड लेते हैं,
कार्बोनिल और एनहाइड्राइड की रिएक्शन से आपको हमेशा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड एज ए प्रोडक्ट मिलता है। जब आप पर्किन रिएक्शन करवाते हो तो आप एल्डिहाइड या कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन आप एनहाइड्राइड के साथ करवाते हो और एनहाइड्राइड आपको हमेशा प्रोडक्ट में क्या देगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड आपको एज ए प्रोडक्ट मिलता है। यही था पर्किन। विटिंग, नेक्स्ट रिएक्शन विटिंग। विटिंग रिएक्शन क्या थी भाई? विटिंग रिएक्शन में आपको मैंने कहा था PPS3 काम में लेते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं और कोई बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो आपको मिलता है विटिंग रिएजेंट। यही था क्या विटिंग रिएजेंट? देखो देखिए यही था, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो आपको ये चीज़ मिली थी नेगेटिव PPS3 पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा विटिंग रिएजेंट था जो कि कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन देते हैं सिर्फ, और कार्बोनिल कंपाउंड के CO को, जो CO ग्रुप था उसे कन्वर्ट कर देते हैं एल्कीन में। डिपेंड करता है यहाँ ये ग्रुप कौन सा है, CH2 है तो डबल बॉन्ड इस O की जगह CH2 आ जाता है, और कोई भी अगर एल्किल है तो पूरा एल्किल यहाँ आ जाता है, लेकिन प्रोडक्ट आपको हमेशा क्या मिलता है, एल्कीन ही मिलता है। ये विटिंग रिएक्शन थी। ओके, विटिंग के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मैनिक रिएक्शन। ठीक है, मैनिक रिएक्शन क्या थी? देखो मैनिक के लिए मैंने आपको कहा था फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं और 2 डिग्री एमीन आप इसमें काम में लेते हो तो आपको सबसे पहले इमीनियम आयन मिलता है। इमीनियम आयन मिलता है जो कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो आपको प्रोडक्ट में क्या देता है, NN डाई एल्किल एमिनो 2 मिथाइल। डिपेंड करता है पिरोल लिया है, फ्यूरेन लिया है, पिरिडिन लिया है, क्या लिया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलता है, वो आप देख लेते हो क्या मिलता है जो। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, एमीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये था अपना नेक्स्ट रिएक्शन, एमीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो हमने सबसे सिंपल एमीन, अमोनिया जो होता है उसकी रिएक्शन आपने करवाई थी किसके साथ, कार्बोनिल के साथ, तो आपको हमेशा इमीन मिलता है, इमीन। ऐसे ही अमोनिया के अगर डेरिवेटिव्स हो तो अमोनिया के डेरिवेटिव्स कुछ भी हो सकते हैं, उसके H को हटा के कोई भी ग्रुप आप वहाँ पर लगा देते हो तो वो अमोनिया का क्या कहलाता है भाई, डेरिवेटिव कहलाता है। उसकी रिएक्शन के बेस पर आपको अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं जो हमने रिएक्शन करवा के बहुत सारे हमने देखे थे। ठीक है, ये है अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स 7 नंबर का था। फिर हमने क्या पढ़ा भाई, फिर हमने पढ़ा केनिजारो। कहा था मैंने बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है भी, एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। सारे रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है यहाँ से। देखो केनिजारो रिएक्शन में क्या था, केनिजारो रिएक्शन में हम लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, अगर प्रेजेंट है तो एल्डोल हो जाएगा और अगर एब्सेंट है तो केनिजारो होगा। केनिजारो में हमेशा ऐसे कार्बोनिल लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, और अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलते हैं कि जिस कार्बोनिल पर बेस अटैक करता है उसका तो बनता है साल्ट, और जिस पर अटैक नहीं होता उसका बनता है अल्कोहल। तो केनिजारो में आपको एसिड का लवण मिलता है और दूसरा अल्कोहल मिलता है एज ए प्रोडक्ट। ये सारी केमिकल रिएक्शंस हमने कवर की थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सारी रिएक्शंस, आप इनको बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। ऑलराइट, अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखो केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होने के बाद हमने स्टार्ट किया था, हमने कुछ नेम्ड रिएक्शंस और पढ़नी चाहिए। तो हमने देखो सबसे पहले रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन हमने डिस्कस की थी, रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन में क्या था भाई, आपने जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई थी। जिंक की प्रेजेंस में हम अल्फा हेलो एस्टर की रिएक्शन जब करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिले थे, हमें प्रोडक्ट में मिलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। समझ रहे हो ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। अब देखो ध्यान से सुनेंगे भाई, रिएक्टिविटी ऑर्डर में आपको बता रही हूँ रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन में। रिएक्टिविटी ऑर्डर मैकेनिज्म आपको बता दिया था लास्ट क्लास में।
ठीक है ना। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर्स आपको मिलते हैं, कैसे मिलते हैं वो आपने देख लिया था। अब देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर में बता रही हूँ अल्फा हेलो एस्टर का। अल्फा हेलो एस्टर, अल्फा हेलो एस्टर का रिएक्टिविटी ऑर्डर कि अगर हेलोजन अलग अलग हो तो कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो याद करो मैकेनिज्म में मैंने सबसे पहले एल्किल हैलाइड वाला बॉन्ड ब्रेक किया था। मैकेनिज्म में देखो, याद करो, ऐसे ही था, यहाँ हेलोजन था, मैंने सबसे पहले इस बॉन्ड को ब्रेक किया था और एक कार्बोकैटायन बनाया था। क्या ये चीज़ आपको मैकेनिज्म में बताई गई थी, ठीक है। तो ये जो स्टेप होता है ना, इसके बेस पर आप डिसाइड करोगे कि अक्स जो हेलोजन है उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी। यहाँ देखो अक्स नेगेटिव की फॉर्म में निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है मतलब ये एक लिविंग ग्रुप है, अधिक विद्युतऋणी परमाणु इलेक्ट्रॉन लेके जाने की टेंडेंसी रख रहा है, तो वो एक लिविंग ग्रुप है। अब ध्यान से सुनो, मैंने अलग अलग हेलोजन ले लिए, एक बार Cl ले लिया, एक बार Br ले लिया, अक्स यानी कोई भी हेलोजन ही तो है, एक बार I ले लिया। अब मुझे इनकी रिएक्टिविटी चेक करनी है, तो भाई मुझे अच्छे से पता है कि इसके जब रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले Rx यानी एल्किल हैलाइड वाला जो बॉन्ड है वो टूटता है, और जो हेलोजन है वो एक लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन लेके वहाँ से निकलने की उसकी टेंडेंसी होती है। तो बस ये चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। देखो सबसे ज़्यादा विद्युतऋणता Cl की है, अगर मैं En देखूँगी ना तो सबसे ज़्यादा Cl की आएगी, फिर Br की आएगी और फिर आयोडीन की आएगी, ठीक है। तो आप अगर ये कंसेप्ट लगाते हो कि जिसकी विद्युतऋणता ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पावर से खींचेगा और भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप साइज़ की बात करते हो तो आयोडीन का सबसे बड़ा होता है, फिर Br का होता है और फिर Cl का होता है। तो जिसका साइज़ बड़ा होगा, सोचो अगर बड़ा सा साइज़ है, ओके, तो भाई वो आसानी से भागेगा, या फिर छोटा सा एटम जिसकी विद्युतऋणता ज़्यादा है। देखो जब आप स्टेरिक फैक्टर और En फैक्टर दोनों को लेकर चल रहे हो, इनके केस में जब आप डिस्कस करते हो रिएक्टिविटी, ठीक है ना, तो Cl की देखो विद्युतऋणता तो ज़्यादा है लेकिन इसकी रिएक्टिविटी क्या है, रिएक्टिविटी इसकी कम है। ये ऑर्डर आप रिएक्टिविटी का भी बोल सकते हो। En ज़्यादा है इसकी और इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है, और इसका साइज़ सबसे छोटा है, ठीक है। साइज़ सबसे छोटा है तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ से ये आसानी से बाहर नहीं होगा, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसकी होगी और सबसे कम Cl वाले की होगी। रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा आयोडीन की होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा Cl की होती है इन केस ऑफ इन थ्रीज। इन तीनों की बात कर रही हूँ भाई, फ्लोरीन की नहीं कर रही हूँ। फ्लोरीन जनरली इस तरह के कंपाउंड देता ही नहीं है, छोटा एटम है उस पर और बहुत सारे फैक्टर्स लगने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आयोडीन की लिविंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसका साइज़ सबसे बड़ा होता है, इसलिए ये आसानी से निकल जाता है। तो मोर रिएक्टिव अल्फा हेलो एस्टर कौन सा होगा, जिसमें लिविंग ग्रुप कौन हो, आयोडीन प्रेजेंट हो, ठीक है। ये एक चीज़ मैंने आपको रीफॉर्मेट्स की मैं नहीं बताई थी, तो आप इसको नोट कर लेंगे, ओके। अब देखो भाई, अब ध्यान से आप नेक्स्ट रिएक्शन को देखेंगे, क्लेजन कंडेंसेशन इम्पोर्टेंट है। नेम्ड रिएक्शन जो भी है सारी इम्पोर्टेंट है। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन या फिर क्लेजन रिएक्शन भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। तो इसकी हमें अब बात करनी है। अब ध्यान से सुनो, ये रिएक्शन देते हैं एस्टर्स, ये रिएक्शन होती है एस्टर कंपाउंड की। एस्टर कंपाउंड्स ये रिएक्शन देते हैं, ओके। एस्टर कंपाउंड्स की रिएक्शन करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, समझ रहे हो, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो आपको क्या मिलते हैं भाई, तो आपको मिलते हैं अल्फा
कीटो एस्टर, सॉरी बीटा कीटो एस्टर, अल्फा नहीं, बीटा कीटो एस्टर, ये आपको ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अब जो एस्टर लेते हैं वो 2 एस्टर लेते हैं। 2 एस्टर्स की रिएक्शन होती है, इंटरमॉलिक्यूलर भी हो सकती है, इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकती है। ध्यान से सुनो क्या होता है। देखो मैंने ये कोई एस्टर कंपाउंड लिया, एसिटिक एस्टर है, 2 मोल मुझे काम में लेने हैं, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो मुझे पता करना है। अब ध्यान से देखो, बीटा कीटो एस्टर है, डायरेक्ट अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊंगी इसको देखो और ये आइडिया करो कि क्या ये प्रोडक्ट सही बनेगा। देखो बीटा कीटो एस्टर मतलब इस एस्टर के बीटा पर क्या लगा हुआ है, कीटो ग्रुप लगा हुआ है ना, अल्फा और बीटा, बीटा पे कीटो है तो अल्फा बीटा कीटो एस्टर, एस्टर के बीटा कार्बन पर कीटो ग्रुप है तो इसका नाम बीटा कीटो एस्टर। ओके, अब देखो भाई इसका मैकेनिज्म देखो अच्छे से। मैकेनिज्म आप कैसे बनाएंगे, देखो मैकेनिज्म सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले रिएक्शन होगी बेस की, और बेस क्या करेगा भाई, बेस सबसे पहले क्या करने वाला है, जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन है ना उसको लेगा। अब ध्यान से सुनो, ये एक विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ वाली जो H है वो एसिडिक है क्या, बिल्कुल ये वाली H एसिडिक है, क्योंकि यहाँ ये विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। देखो यहाँ जो बेस आएगा वो 2 तरह की रिएक्शन दे सकता था भाई, या तो ये इस CO पे अटैक कर सकता था क्योंकि ऑक्सीजन का माइनस ही लगता है, तो वो इसकी कौन सी रिएक्शन होती, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाता ना, लेकिन सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती है और साल्ट बनता है। ठीक है, तो मैंने मान लो NaOH बेस लिया था, ठीक है, तो बेस ने सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन हटाए क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन देगा, तो आपको ये चीज़ मिलती है सबसे पहले यहाँ नेगेटिव, और ये इसका जो भी काउंटर आयन है यहाँ इसके साथ प्रेजेंट है। समझ गए। अब जो दूसरा एस्टर है वो आएगा, अब उससे ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा, देखेंगे अब ये अटैक करेगा यहाँ, क्योंकि ये अब न्यूक्लियोफाइल है, ये तो बेस था भाई, तो एसिड बेस रिएक्शन दे दी इसने, अब ये तो एक न्यूक्लियोफाइल है ना, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ, इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर, और इलेक्ट्रोफिलिक साइट तो कार्बोनिल वाली होती है, इसलिए कार्बोनिल के कार्बन पर इसने अटैक कर दिया। देखो क्या बन गया, ध्यान से देखना, मैं पहले इसको लिख रही हूँ CH3, इस कार्बन से एक O- जुड़ा हुआ है, एक OET जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से क्या आगे जुड़ा है CH2 COOET। ध्यान से देखो CH3 CO- OET और इस कार्बन से जुड़ गया CH2 COOET। अब देखो ये रेजोनेंस करते हुए इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से निकाल सकता है, ऑक्सीजन की EN ज़्यादा है और इसके साथ इथाइल जुड़ा हुआ है, लिविंग ग्रुप है ही, ठीक है, यहाँ से निकल गया, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा भाई, तो चार्ज इस पर माइनस आने वाला है, समझ गए ना। और आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा भाई, यह आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा बीटा कीटो एस्टर, अल्फा और यह है बीटा, बीटा कीटो एस्टर क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट मिलता है। देखो ये जो बना है ना, ये हमने एसिटिक एस्टर से बनाया है, ये एसिटिक एस्टर था, एसिटिक एस्टर। तो जब 2 एसिटिक एस्टर आपस में रिएक्शन करते हैं बेस के प्रेजेंस में, बीटा कीटो एस्टर देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, एसिटो एसिटिक एस्टर। एसिटो एसिटिक एस्टर, लेकिन जो एस्टर भाग लेंगे वो एसिटिक एस्टर ही होने चाहिए, ये से नहीं आप कुछ भी जोड़ रहे हो और फिर आपको एसिटो एसिटिक एस्टर, नहीं,
आप सिंपल कहे तो बीटा कीटो एस्टर मिलता है जब कोई भी दो एस्टर रिएक्शन करते हैं, लेकिन जब दो एसिटिक एस्टर रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, एसिटो एसिटिक एस्टर, ठीक है ना। जब दो एस्टर्स की रिएक्शन होती है बेस के प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट ये आपको मिलता है। बीच में मैंने इसकी रिएक्शन करवाई थी कहीं, ठीक है ना। तो ये इसका प्रिपरेशन है, समझ गए। ये क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब देखो, अगर मैं एस्टर की रिएक्शन कार्बोनिल से करवा दूँ, समझ रहे हो, अगर हम एस्टर की रिएक्शन कार्बोनिल से अगर करवा देते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है वो देखना। एस्टर की रिएक्शन कार्बोनिल से, समझ रहे हो, वो भी क्लेजन कंडेंसेशन में ही काउंट होगा। देखो, एक मैं एस्टर लूँगी और दूसरा मैं लूँगी कार्बोनिल। कार्बोनिल बोले तो कीटोन, एल्डिहाइड भी ले सकते हो, ठीक है। रिएक्शन वही बेस की प्रेजेंस में होने वाली है। आपको प्रोडक्ट अब क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर अब इस रिएक्शन का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ध्यान से देखना क्या होगा, जैसे मैंने एक तो ले लिया एसिटिक एस्टर और एक मैंने ले लिया है एसीटोन, ये होता है एसीटोन। वही बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होने वाली है, ओके। आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिए। प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है। ये भी क्लेजन कंडेंसेशन का ही एग्जाम्पल है, समझ रहे हो ना। तो देखो भाई, सबसे पहले वही काम करना है मैकेनिज्म में। सबसे पहले वही काम होगा, बेस आएगा और एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा। ये लो, बेस आया, एसिडिक हाइड्रोजन CH3 वाली है, ले लेगा उसको। नेगेटिव आ गया, माना इसका काउंटर आयन सोडियम था तो वो सोडियम यहाँ आ गया, ये चीज़ बनेगी ना, ठीक है। क्या होगा आगे देखो, अब जो आपका कार्बोनिल है ये वहाँ रिएक्शन करेगा। इसके लिए क्या बड़ी बात है भाई, इसे उस एस्टर में भी इलेक्ट्रोफिलिक साइट मिल रही थी क्योंकि वहाँ भी CO था और कीटोन में भी CO होता है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रोफिलिक साइट इसको मिल रही है। कार्बन अटैक कर लेगा आराम से। देखो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट, सबसे पहले इसी को लिख रही हूँ, CH3CO माइनस CH3, इस O माइनस के साथ ही काउंटर आयन सोडियम, ठीक है। देखो CH2 COOET, रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में है, ध्यान रखना है। तो बेस फिर से क्या करेगा भाई, एसिडिक हाइड्रोजन हटाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन देखना, देखिए यहाँ वाली एसिडिक है क्या, यहाँ वाली H एसिडिक है, बिल्कुल है क्योंकि यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये वाली H जब यहाँ से निकलेगी बेस की प्रेजेंस में तो इससे कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव, क्योंकि H एसिडिक फॉर्म में जा रही है, मतलब H प्लस की फॉर्म में जा रही है। देखो यहाँ क्या है, O माइनस और ये Na प्लस। अब बस ये यहाँ से रेजोनेंस करेगा और इसको यहाँ से बाहर कर देगा, समझ रहे हो ना। देखो क्या स्पीशीज़ बन गई है, CH3 डबल बॉन्ड CH3OOET। देखो भाई, देखो ध्यान से देखो, आप यहाँ एक और स्टेप ऐड कर सकते थे। पहले आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर सकते थे तो यहाँ OH आ जाता, फिर यहाँ से निकल के, देखो मैं कर ही देती हूँ क्योंकि आप सब प्रोडक्ट का ज़्यादा दिमाग लगाओगे। पहले मैंने हाइड्रोलाइसिस किया है और सेकंड स्टेप में मैंने बेस लिया है, समझ जाएंगे ना। हाइड्रोलाइसिस से यहाँ H आ जाएगा, ठीक है, या मैंने लो H प्लस दिया है, ये सही रहेगा। H प्लस मैंने दिया तो यहाँ H आ गया, OH बन गया, और जब आप बेस देंगे यहाँ वाला H निकलेगा, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात ये सुनो कि अगर मैं इसको H दूंगी भी, अगर मैं इसको H दूंगी भी तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी बेस के साथ। जब फिर देखो अगर मैंने इसको H प्लस दिया तो ओब्वियसली इस O माइनस के साथ H आके जुड़ने वाला है, लेकिन फिर अगर आप बेस दोगे तो ये यहाँ पर
इस H को निकाल सकता है और इसको भी निकाल सकता है। तो मोर एसिडिक H वो होती है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से नहीं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ी हो। मतलब ये वाली H यहाँ पर ज़्यादा एसिडिक है, तो ये वाली वही बात हो जाएगी, ये यहाँ से निकलेगी और वही आपका बेस यहाँ पर आ जाएगा। तो इतना काम हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ रहे हो ना, क्योंकि वापस से वही सिस्टम आपको मिल जाएगा, वापस से यही कंपाउंड मिल जाएगा। तो क्यों करवाओ आप वो रिएक्शन, एक स्टेप बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। सीधा सीधा आप इस तरह से कर लेंगे तो बस आपको जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, ठीक है ना। तो ये भी क्लेजन कंडेंसेशन का ही टाइप है, बस डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है। आप या तो दोनों एस्टर ले लो, यहाँ पे एक एस्टर और एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लो, दोनों ही कंडीशन में आपको प्रोडक्ट में एक में तो क्या मिलता है भाई, अगर दोनों एस्टर है तो प्रोडक्ट मिलता है बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। और अगर दोनों क्या हो, अगर एक एस्टर और एक कार्बोनिल हो तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, आपको प्रोडक्ट मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। ये है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, समझ गए क्या। देखो वापस से बता देते हैं, जब हम क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हैं तो आप या तो दोनों एस्टर ले लो या आप एक एस्टर और एक कार्बोनिल ले लो। ये एग्जाम्पल अच्छे से देखो, मैंने एक एस्टर लिया, एक कार्बोनिल लिया, एस्टर की रिएक्शन बेस के साथ करवाई तो एसिडिक हाइड्रोजन हटाई, एसिड बेस रिएक्शन हो गई, ये काम तो आता ही है। यहाँ नेगेटिव आ गया, अभी नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है भाई, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक CO पर अटैक करेगा, अटैक करते ये स्पीशीज़ आ गई। O- के साथ जो Na+ था, जो बेस का काउंटर आयन था, वो इस O- के साथ आके जुड़ गया, जुड़ जाने दो। फिर क्या होगा, अब जब आप बेस दोगे तो ऑब्वियस है भाई यहाँ वाली H एसिडिक है, अगर मैं H+ पहले दे दूंगी तो यहाँ H आ जाएगा, OH बन जाएगा। अब जब बेस दूंगी तो यहाँ वाली H नहीं हटेगी, यहाँ वाली हटेगी पहले, वापस से आपको यही चीज़ मिल जाएगी। तो इतना काम नहीं करना, H+ दो ही मत इसको, ठीक है। अब देखो जब बेस दूंगी ये वाली H हटेगी, H हटते ही येलो लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर हो गया, NaO-। अब आप इसको जो भी सॉल्यूशन है ऑब्वियस है यार, उसके अंदर H+ होगा, कुछ होगा, वो इस O को बैलेंस कर देगा, OH बना देगा, OH- हो जाएगा ना, ठीक है। और आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। देखो नेम्ड रिएक्शन जो भी है भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आती है, शॉर्ट नोट में बहुत सारी रिएक्शंस लिखी हुई रहती है, आपको उन पर शॉर्ट नोट लिखना होता है। तो रिएक्शंस को तो बहुत ही अच्छे से देखोगे, ठीक है। ये था क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जो भी नेम्ड रिएक्शन आए हाईलाइट करके बना लो बस उनको अच्छे से और समझो बहुत ही अच्छे से उनको। अब नेक्स्ट देखो, 2 हो गई, ये थर्ड है। अदर रिएक्शन जो पढ़ रहे थे ना वो वाली है ये क्लेजन स्मिथ SCHMIDT, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ लगते ही थोड़ा सा चेंज आता है इस रिएक्शन में। क्लेजन स्मिथ रिएक्शन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या है, ये जो हमने वो पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन जो हमने पढ़ा था वो पूरा इसी का टाइप है। एल्डोल में क्या था कि रिएक्शन एसिडिक बेसिक दोनों मीडियम में होती है, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखो क्या करते हैं हम, यहाँ भी हम 2 कार्बोनिल लेते हैं, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। एल्डोल में एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में होती है, ठीक है। लेकिन जब दोनों कार्बोनिल बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन को और अदर नेम क्या दे सकते हो आप, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन भी दे सकते हो, समझ गए ना। ओके, तो ये उसी का ही क्या है, टाइप है। अब देखना ध्यान से क्या होगा इसमें। हम क्या करते हैं देखो, एक कार्बोनिल तो ऐसा लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। देखो उसमें एल्डोल कंडेंसेशन में कंडीशन सिर्फ इतनी थी कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और वो चाहे दोनों में हो या फिर एक में ही हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन इसका एक ही फंडा है, क्या है,
2 कार्बोनिल लेंगे, एक कार्बोनिल में अल्फा H होना चाहिए और सेकंड कार्बोनिल में अल्फा H नहीं होना चाहिए। बस इतना सा काम आपको ध्यान रखना है। सेम वही एल्डोल रिएक्शन ही आपको लगेगी, कोई इसमें मॉडिफिकेशन नहीं है। अलग से नाम दे दिया और बता दिया कि हाँ बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, एक कार्बोनिल के पास अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए और दूसरे के पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एल्डोल में तो देखो क्या होता था, जैसे मान लो मैंने एक तो ले लिया कीटोन और एक मैंने ले लिया CH3 CH2 COOCH3, दोनों ही कीटोन है। इसके पास भी अल्फा H है, इसके पास भी है, तो भी यहाँ एल्डोल होता है। अगर इसके पास अल्फा H नहीं होती तो भी एल्डोल होता। तो एल्डोल में सिर्फ अल्फा H होना ज़रूरी है एक में, दूसरे में है नहीं है कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक में ज़रूरी है होना। लेकिन अगर आप क्लेजन स्मिथ करवाओगे तो देखो एक में तो अल्फा H होना ही चाहिए, ये कंडीशन तो एल्डोल की तरह ही है। लेकिन दूसरी कंडीशन इसकी इम्पोर्टेंट है कि दूसरे कार्बोनिल में अल्फा H नहीं होना चाहिए। एल्डोल में ऐसा नहीं है, एल्डोल में चाहे दोनों में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्लेजन स्मिथ क्या होती है, जब एक के पास अल्फा H हो और दूसरे के पास ना हो। ओके, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोडक्ट आपको वही मिलने वाला है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। देखना अभी मैं रिएक्शन बनाऊंगी पूरा एल्डोल की तरह ही आपको लगेगा। बस ये एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि एक कार्बोनिल के पास अल्फा H हो और दूसरे के पास ना हो। जैसे मान लो मैंने एक कार्बोनिल ये ले लिया, एक मैंने ले लिया बेंजल्डिहाइड C6H5CH, इसके पास अल्फा H नहीं है, लिख देती हूँ लो अल्फा H एब्सेंट और इसके पास अल्फा H प्रेजेंट। ओके, एब्सेंट और प्रेजेंट, तो मतलब यहाँ क्लेजन स्मिथ होने वाली है। देखो बेस आएगा और बेस प्रोडक्ट क्या देगा आपको, प्रोडक्ट आपको ये मिलने वाला है C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOCH3 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना क्या होगा मैकेनिज्म देखना। सबसे पहले क्या होगा, बेस आएगा, इसके साथ तो क्या ही रिएक्शन देगा, एडिशन रिएक्शन देगा। लेकिन जब कीटोन के साथ रिएक्शन होगी तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्योंकि कीटोन के पास एसिडिक हाइड्रोजन है जो इस विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ी हुई है। तो यहाँ से सबसे पहले ये H निकलेगा, H निकलेगा और आपको क्या मिल जाएगा, कार्बेनाइन, यही होगा। इसमें होगी टॉटोमेरिज्म। एल्डोल में ऐसा ही कुछ किया था भाई अगर याद हो तो, और मैंने क्या बनाया था, इनोलेट आयन। ये चीज़ बनी थी जब मैंने एल्डोल करवाया था, इनोलेट आयन बन गया। ये इस रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल है, जैसे एल्डोल में होता है सेम डिटो यहाँ भी ये इसका क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। यहाँ न्यूक्लियोफाइल हमेशा इनोलेट ही बनेगा क्योंकि ये रिएक्शन हमेशा बेसिक मीडियम में ही कंप्लीट होगी। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो इनोलेट बना है ये अटैक करेगा भाई, किस पर करेगा, जो भी हमारा दूसरा कार्बोनिल है जिसके पास अल्फा H नहीं है उसके साथ रिएक्शन करेगा। ये लो देखिए क्या बना, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये बना रही हूँ C6H5C, इसके साथ जुड़ा हुआ है H, जुड़ा हुआ है O-, इस कार्बन से क्या जुड़ा, CH2, यहाँ बन गया CO और ये है अपना CH3। ध्यान से देखो ये चीज़ बनेगी ना,
अब इसको एसिडिक मीडियम दे दो, H+ दे दो भाई। H+ जब आप देंगे तो O- के पास H आ जाएगा और ये स्पीशीज़ आपको मिल जाएगी। अब रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही थी, याद है हमें, और बेसिक मीडियम में रिएक्शन है तो बेस तो है ही उसमें, तो बेस अब क्या करेगा भाई, एसिडिक H को हटाएगा। आप चाहे तो पहले एसिडिक H को हटा लो, नो इश्यू, क्योंकि आपको अच्छे से बताया सबसे पहले इसको भगाएगा और वापस से ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, बेस ने यहाँ वाली H ली, सबसे पहले तो यही काम होगा भाई, बेस यहाँ वाली H को हटाएगा, क्योंकि ये देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ी हुई है। ओके, देखो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, CH3CH OH CH CO CH3 और ये यहाँ पर नेगेटिव। अब ये नेगेटिव रेजोनेंस करता है और लिविंग ग्रुप को यहाँ से बाहर कर देता है। ये काम डिट्टो मैंने एल्डोल कंडेंसेशन के टाइम पर भी करवाया था, अगर आपको याद हो, जब एल्डोल करवाया था ये चीज़ वहाँ भी हुई थी। सेम एल्डोल ही है, बस इसमें एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि एल्डोल में तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक के पास अल्फ़ा हो दूसरे के पास ना हो, बट यहाँ ये कंडीशन फॉलो होती है कि सिर्फ एक कार्बोनिल के पास ही अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरे के पास नहीं होना चाहिए। अगर दोनों के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होगी तो वहाँ क्लेजन स्मिथ ना होके उस रिएक्शन को आप एल्डोल ही कहेंगे, समझ गए ना। तो बस ये क्लेजन स्मिथ रिएक्शन है, सेम उसी की तरह है, किसकी तरह भाई, एल्डोल की तरह, ठीक है ना, उसी की तरह पूरा रिएक्शन है, बस एक कंडीशन इसमें डिफरेंट है जो आपको अलग से ध्यान में रखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी नेम रिएक्शन आ रही है सारा इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट लगा के सबको अच्छे से पढ़ेंगे लिख लिख के, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, जब एल्डोल की बात हुई थी तो वहाँ 2 कार्बोनिल लिए थे, तो दोनों के पास पॉसिबिलिटी थी अल्फ़ा हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब अल्फ़ा हाइड्रोजन वहाँ होगा तो मैंने क्या कहा था कि जो बेस अटैक करता है वो उस कार्बोनिल पर अटैक करता है जिसकी रिएक्टिविटी क्या हो, ज़्यादा हो, जिस पर कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव ज़्यादा आएगा, बेस वहीं तो अटैक करेगा ना। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ होने वाला है ही नहीं, यहाँ तो सिंपल कंसेप्ट है, अल्फ़ा हाइड्रोजन एक के पास ही है, तो जिसके पास अल्फ़ा H है वही अपना इनोलेट बनाएगा और फिर दूसरे कार्बन पर अटैक करके हमें प्रोडक्ट क्या दे देगा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। समझ गए होंगे ना, ओके। अब देखो नेक्स्ट 4th रिएक्शन, देखो 3 हो गई, 5 रिएक्शन है, कोई नहीं है, बस रिएक्शन है सारी, ठीक है। देखो अब एक और देखो, हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके पहले जो यूनिट हमने पढ़ी थी उसमें पढ़ाया था भाई अल्कोहल में हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगर आपको याद है तो दिमाग में लेके आओ उसको अच्छे से। देखो क्या होता है, मैं रिपीट करती हूँ, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये आपका 4th नंबर का रिएक्शन है। हेलोफॉर्म रिएक्शन में मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि जो कार्बोनिल आप लेते हो, ऑब्वियस कार्बोनिल रिएक्शन देते हैं, बताया था हेलोफॉर्म में कि जो कार्बोनिल आप लेते हो उसके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन होने ज़रूरी है। अगर 3 अल्फ़ा H नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है भाई वहाँ हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात क्या होती है कि कार्बोनिल, और आपको पता है भाई कैसे कार्बोनिल, जिनके पास 3 अल्फ़ा H है वही कार्बोनिल, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो हेलोजन के साथ रिएक्शन देते हैं बेस के प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में हेलोजन के साथ रिएक्शन देते हैं और क्या बनाते हैं भाई, हेलोफॉर्म बनाते हैं, हेलोफॉर्म बनाते हैं। ध्यान से देखो, जैसे मैंने क्या ले लिया, अब भाई यहाँ ये H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, या कोई भी R ग्रुप हो सकता है। R का मतलब एथिल, मैथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी यहाँ XYZ हो सकता है, या H या CH3 भी हो सकते हैं। कोई भी कार्बोनिल मैंने यहाँ लिया, ओके।
सबसे पहले बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन आप करवाओगे, देन हेलोजन, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा अभी मैं बता देती हूँ क्या बनेगा। मैकेनिज्म देखो, ध्यान से देखना बिल्कुल। सबसे पहले ये जो भी आपका कार्बोनिल है बेस के साथ रिएक्शन करेगा। भाई बेस क्या काम करेगा, एसिड बेस रिएक्शन देगा। यहाँ वाली एच एसिडिक है तो भाई इसको भगाएगा ना, तो बस यहाँ से एच निकलेगा। सबसे पहले यही काम होगा। क्या मिल जाएगा आपको, CH2, और ये आ गया यहाँ पर नेगेटिव। सबसे पहले आपको ये न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। अब आप चाहे तो यहाँ इसका इनोलेट बना के वापस से कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे ना, देखो कुछ ऐसे आपको मिलती है, CH2 डबल बॉन्ड C और नेगेटिव H CH3R। देखो ये कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए मैं तीनों को लिख रही हूँ, ठीक है ना। मैं तीनों कार्बोनिल के एग्जाम्पल ले रही हूँ एक तरह से। अब हेलोजन आएगा। अब भाई हेलोजन देखो, हेलोजन में दोनों Cl ही ले लूँ तो इनके बीच जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट होता है, आयनिक नहीं होता। आयनिक बॉन्ड उनमें होता है जिनमें En में डिफरेंस हो, विद्युत ऋणता में अंतर हो। जैसे HCl अगर होता तो मुझे अच्छे से पता है जो Cl उसकी विद्युत ऋणता ऐसे बहुत ज़्यादा होती है, तो बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको Cl लेके चला जाता है और आयन बन जाते हैं H+ और Cl-। इसलिए हम कहते हैं HCl में जो बॉन्ड होता है उसकी नेचर कैसी होती है, आयनिक। लेकिन भाई हेलोजन में ऐसा नहीं होता। जितनी En इसकी है उतनी इसकी है, जितना पावर से ये खींचेगा उतना ही पावर से ये खींचेगा। ओवरऑल जब देखोगे तो बॉन्ड वहीं का वहीं है, बॉन्ड में किसी तरह का कोई डिस्टोर्शन नहीं आया, कोई बॉन्ड को लेके कहीं नहीं गया है, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ Cl को लाना चाहूँगी तो मैं इसका इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल नहीं बना सकती, क्योंकि मुझे पता है जब ये रेजोनेंस करके यहाँ आएगा तो यहाँ चार्ज नेगेटिव आने वाला है, और नेगेटिव पर तो पॉजिटिव जुड़ता है ना, तो यहाँ Cl का कोई पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा तब यहाँ के जुड़ेगा ना। तो बस ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो हेलोजन होते हैं ना, उनमें जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट होता है, वो आयंस नहीं बना पाते। इसलिए ये इनोलेट जब बनता है तो ये अटैक करके और इस X- को लीविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकालता है, ठीक है। देखो CH2 पे X आ गया है, CH2 पे क्या आ गया है, X। ये बाकी के ग्रुप सेम डिट्टो ऐसे के ऐसे लगा दो। अब क्या होगा, अब वापस से यही काम होगा, बेस आएगा, इससे CH2 पर लगे हुए 2 H और है। अभी देखो एक H की जगह तो X आ गया, लेकिन अभी 2 H और है, मतलब सेम रिएक्शन 2 बार और होगी। करवाओ, वापस से आपने बेस दिया, देखो ये चीज़ बनेगी क्या, H CH3R, ये X और ये नेगेटिव। अब मैं इनोलेट नहीं बना रही हूँ ना, क्योंकि वापस से ये अटैक करता है। देखो दूसरा हेलोजन आया, ये लो आपको मिल गया CH X2 CO, यहाँ H हो सकता है, CH3 हो सकता है और R हो सकता है, मतलब कोई भी ग्रुप आगे हो सकता है, लेकिन एक तरफ आपको 3 अल्फा H चाहिए ही चाहिए। अब वापस से बेस आएगा, क्योंकि भाई एक H अभी भी है, क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव, ये H CH3 और R, कुछ भी हो सकता है ना। ये लो रिएक्शन आप करवाओगे, CX3 CO, ये लो भाई ग्रुप जो भी यहाँ होगा वो होगा। ये चीज़ मिल गई है क्या, CX3 आपको मिल गया है क्या, बिल्कुल यही तो मिला है भाई। अब बेस, क्योंकि बेसिक मीडियम है, आएगा बेस यहाँ, ये लो आ गया। देखेंगे क्या बना, देखना भाई ध्यान से देखना। CX3 O नेगेटिव OH, और यहाँ कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो सकता था, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से कौन बाहर जाएगा भाई, जिसकी लिविंग एबिलिटी ज़्यादा होगी वो पहले जाएगा। और यहाँ O का -I है,
यहाँ 3 हेलोजन का माइनस आई है, तो ऑब्वियस भाई इसका निकलने का पावर ज़्यादा है, तो यहाँ से बाहर कौन होगा, बाहर होगा CH3 माइनस। ओके, देखो क्या मिल गया आपको, ध्यान से देखो प्रोडक्ट, देखो क्या मिल रहा है आपको, HC डबल बॉन्ड OOH। ये यहाँ वाले ग्रुप है भाई, कुछ भी हो सकते थे जो, ओके, मतलब आपको एसिड मिलने वाला है। और क्या निकल रहा है बाहर, बाहर निकल रहा है CH3 माइनस। अब देखो इस CH3 माइनस एक न्यूक्लियोफाइल कह दो, बेस कह दो, यहाँ अगर रिएक्शन में एसिडिक H है तो वो एसिडिक H ट्रांसफ़र हो जाएगी ना, CH3 माइनस ये बाहर निकला था। अब क्या होगा, H का होगा ट्रांसफ़र, इस CH3 पर H आ जाएगा, ये लो CHX3, ये है आपका क्या, हेलो फॉर्म। अब डिपेंड करता है, XCl है तो क्लोरोफॉर्म, XBr है तो ब्रोमोफॉर्म, और I है तो आइडोफॉर्म, और जो दूसरा है वो क्या बना लेगा अपना साल्ट। तो मान लो बेस NaOH लिया है तो ये सोडियम साल्ट आपको मिल जाता है। ये होती है भाई हेलोफॉर्म रिएक्शन। ध्यान से इसको देखो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। मैं रिपीट करती हूँ, सुनते जाओ। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको कार्बोनिल की रिएक्शन करवानी होती है। अब कार्बोनिल ऐसे लेने हैं जिनके पास कम से कम 3 अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है, मैंने ले लिया, उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, अब दूसरे साइड में चाहे H जुड़ा हो, CH3 या कोई भी R ग्रुप जुड़ा हो, मुझे सिर्फ 3 अल्फा H से मतलब था जो कि उसमें है, ठीक है। अब बेस दो, बेस क्या काम करेगा भाई, बेस एसिडिक H को हटाएगा, CH3 के वाली H एसिडिक है, निकल गई, इनोलेट आयन बन गया। अब हेलोजन पे इनोलेट ने अपना न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया और X माइनस को वहाँ से बाहर किया। ओके, अब दोबारा बेस दिया, वापस से एसिडिक H निकला, फिर से हेलोजन पे अटैक किया, दूसरा हेलोजन आ गया, अभी भी एक H और बचा है, मतलब बेस फिर से रिएक्शन कर सकता है, वापस से नेगेटिव, और तीसरा हेलोजन वहाँ आके जुड़ गया। अब अगर बेस आएगा तो आप क्या देख रहे हो कि अब वहाँ एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, जो 3 H थी उन तीनों की जगह हेलोजन आ गया है, तो अब कोई एसिड बेस रिएक्शन वहाँ नहीं होगी। अब वहाँ होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ओके, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ा और फिर एक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल गया CH3 माइनस, इसलिए इस रिएक्शन को आप कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। OH आया और उसके जगह कौन बाहर निकला, CH3 माइनस। तो ये जो स्टेप है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन का है, समझ रहे हो ना। तो रिएक्शन के दौरान आपको एक तो एसिड मिल रहा है और एक न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है CH3 माइनस। अब जब रिएक्शन में ही एसिड प्रेजेंट है तो बाहर से H देने की ज़रूरत नहीं है, ये एसिड अपना H उस CH3 माइनस को देके हेलोफॉर्म बना देता है। डिपेंड करता है हेलोजन हमने कौन सा यूज़ किया है, Cl यूज़ किया है तो आपको मिल जाता है क्लोरोफॉर्म, Br यूज़ किया है तो आपको मिल जाता है ब्रोमोफॉर्म, और आयोडीन यूज़ किया है तो आपको मिल जाता है आइडोफॉर्म। समझ गए होंगे समझ गए, मुझे पता है। अच्छा रिएक्शन था ना, ये पहले भी आ चुका है, ठीक है। अब एक और रिएक्शन फटाफट से देख लो। देखो आपका यूनिट जल्दी से कंप्लीट करवा देंगे, मैं जितना फास्ट करवा सकती हूँ उतना फास्ट आपका सिलेबस करवा रही हूँ। आप भी जल्दी पढ़ो और जल्दी से फिनिश करके रख दो केमिस्ट्री, ठीक है। लोड क्यों ले कि पढ़ा है बाद में करना है, ओके। अभी से करते करते चलो, और बस जैसे मेरी तरफ से पूरा हो आप भी ये कहो कि हाँ मैम हमारी तरफ से भी पूरा हो चुका है, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से, अब मैं रिएक्शन करवाऊंगी कार्बोनिल कंपाउंड की, देखना ध्यान से। अब जो रिएक्शन है वो एग्ज़ाम में पूछी गई है भाई, 5th नंबर की रिएक्शन है टिशेंको रिएक्शन।
आपके एग्ज़ाम में जब 5 ईयर्स आप चेकआउट करोगे तो वहाँ आपको कहीं दिखेगी अभी। ओके, क्या करना होता है, ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। देखो क्या होता है इस रिएक्शन में हम सबसे पहले तो लेते हैं कार्बोनिल। कार्बोनिल लेते हैं। कैनिजारो रिएक्शन याद है भाई, कंप्लीट की ही है, भूलना नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, ऐसा ही कुछ कंडीशन था कैनिजारो का भी कि जो कार्बोनिल हम यूज़ करते हैं उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो भाई ये कैनिजारो का ही एक्सपेंड फॉर्म है, विस्तृत रूप है, ठीक है ना। तो कार्बोनिल लेना है, वो भी ऐसा जिसमें अल्फा एच ना हो। ओके, अब रिएक्शन करवाते हो आप एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड, एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड के प्रेजेंस में करवाते हो आप रिएक्शन, और आपको प्रोडक्ट में मिलते हैं एस्टर। प्रोडक्ट में मिलते हैं एस्टर्स। दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट रिएक्शन भाई, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, लगा लीजिए इम्पोर्टेंट। अब ध्यान से रिएक्शन का प्रोसीजर देखेंगे क्या होता है, कैसे रिएक्शन वहाँ पर प्रोसीड होती है, सारा बहुत ही अच्छे से आपको देखना है। देखो क्या होगा, एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड ये लिखा है। ओके, एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन हमें करवानी होती है। अब देखो क्या करते हैं भाई, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको कार्बोनिल लेना है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो मैंने क्या किया, मैंने बेंजल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। अब बेंजल्डिहाइड तो ले लिया, अब बेंजल्डिहाइड क्या करेगा, देखो ये बेंजल्डिहाइड क्या करेगा, बेंजल्डिहाइड क्या काम करेगा, ये एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन करेगा। मैं एल्यूमिनियम इथॉक्साइड ले रही हूँ, समझ रहे हो, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड में ले रही हूँ, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो मुझे एस्टर मिलने वाला है। यहाँ एथिल है ना, तो मुझे प्रोडक्ट में यहाँ ये एथिल ही मिलने वाला है, OET एस्टर होता है। अब भाई मैकेनिज्म देख लो, मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा बड़ा है। ओके 8 मिनट में देखो, ध्यान से देखो भाई क्या करना है, देखो ध्यान से। सबसे पहले एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की रिएक्शन करवानी है, या फिर देखो हम इसका मैकेनिज्म जो है वो एक बार रहने देते हैं। सिंपल मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता होगा। देखो क्या होता है, टिशेंको रिएक्शन। सिंपल आपको याद रखना है कि हम कार्बोनिल लेते हैं, ऐसे कार्बोनिल जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ओके, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो ऐसे जनरली आप कार्बोनिल यहाँ पर यूज़ करते हो। एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट हमें मिलते हैं एस्टर। अब एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड जहाँ भी जिक्र हो गया, एल्यूमिनियम आ गया ना, तो बस अगर वो न्यूट्रल है तो बिना सोचे बोलो, अगर एल्यूमिनियम न्यूट्रल है तो बिना सोचे समझ जाओ कि वो लुईस एसिड है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता होती है भाई कि एल्यूमिनियम का अष्टक पूरा नहीं होता जब वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि न्यूट्रल फॉर्म में वो 3 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि भाई संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन ही 3 ही है तो 3 ही बनाएगा ना, ठीक है। इसने यहाँ पर 3 बॉन्ड बना लिए, 3 इथॉक्सी जुड़े हुए हैं ना, तो अब तीनों के काउंट करो इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो लुईस ने जो थ्योरी दी थी उसके अनुसार जो भी स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन, जो भी स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी रखेगी वो क्या कहलाएगी, लुईस एसिड कहलाएगी। और जो भी स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी रखेगी वो स्पीशीज़ क्या कहलाएगी, लुईस बेस। तो मैं क्या कह दूँ कि यहाँ इस रिएक्शन में जो एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड है
वो तो एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, और जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है, ये देखो इसके पास लोन पेयर है भाई, जो भी 2-2 है। ओके, तो ये जो ऑक्सीजन है कार्बोनिल का, वो एक लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है, तो सबसे पहले इन दोनों में रिएक्शन होनी चाहिए, और वही रिएक्शन यहाँ पर हम करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम इसका मैकेनिज्म कवर करेंगे। ओके ना। तो देखो, अब मैंने 4 रिएक्शन आज पढ़ा दी, ये 5वां है जो हम पढ़ लेंगे। ओके ना। तो देखो, सारी रिएक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन अल्फा हेलो एस्टर की रिएक्शन होती है, जो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करती है जिंक के प्रेजेंस में, और हमें प्रोडक्ट क्या देती है भाई? प्रोडक्ट में हमें मिलता है प्रोडक्ट में हमें मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर्स। ये मिला था ना। अल्फा हेलो एस्टर की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से करवाई थी। रीफॉर्मेट्स की बात चल रही है। अल्फा हेलो एस्टर की रिएक्शन हम कार्बोनिल से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। यही था। फिर मैंने अल्फा हेलो एस्टर की रिएक्टिविटी आपको बताई कि इसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हेलोजन बाहर निकलता है एज ए लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी ही अल्फा हेलो एस्टर का ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो लिविंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा आयोडीन की होती है ड्यू टू लार्ज साइज, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्फा हेलो एस्टर कौन सा होगा? अल्फा आयोडो एस्टर। फिर होगा अल्फा ब्रोमो एस्टर, और सबसे कम होगा अल्फा क्लोरो एस्टर। ओके, एस्टर्स की रिएक्टिविटी की बात कंप्लीट, ये रीफॉर्मेट्स की भी कंप्लीट। सेकेंड, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लेजन कंडेंसेशन में जनरली 2 एस्टर्स के बीच में रिएक्शन होती है, और 2 एस्टर्स के बीच में रिएक्शन होती है बेस के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट मिलते हैं बीटा कीटो एस्टर। अगर ये सेम रिएक्शन एक एस्टर और एक कार्बोनिल में हो जाए तो प्रोडक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। समझ रहे हो? ऐसे ही क्लेजन स्मिथ रिएक्शन हमने की। क्लेजन स्मिथ रिएक्शन में मैंने आपको सिंपल एक चीज़ बताई है, एल्डोल कंडेंसेशन की तरह ही पूरा रिएक्शन है। वैसे ही इनोलेट आयन बनता है, क्योंकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है तो इनोलेट बनेगा, ठीक है। और फिर वैसे ही आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स मिलते हैं जैसे एल्डोल में मिलता था। लेकिन एल्डोल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि एक के पास अल्फा हो दूसरे के पास ना हो, उसमें दोनों के पास हो तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ एक के पास ही अल्फा एच होना चाहिए, दूसरे के पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये चीज़ है। तो ये हो गया आपका क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, ठीक है। बाकी सेम रिएक्शन पूरा डिट्टो वैसा का वैसा ही है जैसा एल्डोल में होता था। फिर हमने क्या पढ़ा? हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो हमने अल्कोहल में भी कवर किया था कि ऐसे कार्बोनिल हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं जिनके पास क्या हो भाई? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन, वो भी कितने? कम से कम 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ऐसे कार्बोनिल ही हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, जो बेस के प्रेजेंस में सबसे पहले क्या करते हैं? वो बनाते हैं अल्फा हेलोजिनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्योंकि अल्फा पे एच होते हैं वो निकलते जाते हैं, उनकी जगह हेलोजन आते जाते हैं, तो अल्फा हेलोजिनेटेड कार्बोनिल मिल जाते हैं। फिर बेस के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है भाई? एक तो आपको मिलता है CH3 नेगेटिव, और दूसरा आपको मिलता है एसिड। अब चूँकि रिएक्शन के अंदर ही एसिडिक मीडियम है, अंदर ही अगर एसिडिक बन रहा है तो आपको बाहर से H+ देने की नीड नहीं है, वही एसिड अपना H+ उस CH3 नेगेटिव को दे देगा और क्या बना देगा? CHX3 यानी कि हेलोफॉर्म। अब डिपेंड करता है हेलोजन हमने क्या लिया होगा। अगर हमने Cl2 लिया होगा रिएक्शन के दौरान तो बन जाता है क्लोरोफॉर्म, Br2 लिया होगा तो बन जाता है ब्रोमोफॉर्म, I2 लिया होगा तो बन जाता है आइडोफॉर्म। इट इज़ कॉल्ड एज हेलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से। तिशेंको रिएक्शन सिंपल सा है, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड से करवा दो और एस्टर बना लो। एस्टर फॉर्मेशन के लिए एक तो हमने क्या पढ़ लिया? क्लेजन कंडेंसेशन, उसमें भी एस्टर ही बने थे ना, बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। क्लेजन स्मिथ, उसमें क्या बने थे? उसमें बने थे उसमें मिले थे नहीं, उसमें तो कार्बोनिल मिले थे। तो एस्टर के लिए एक तो हो गया क्लेजन कंडेंसेशन, ओके।
एक आप कर सकते हो रीफॉर्मेट्स की, क्योंकि उसमें भी एस्टर मिला था ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। और एक आप कर लेंगे टिशेंको रिएक्शन, जो कि प्योर एस्टर देता है, ना अल्फा बीटा ना बीटा कीटो, सिर्फ एस्टर। ओके, तो ये आपका टिशेंको रिएक्शन, जिसका मैकेनिज्म हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे का यहीं से कवर कर लेंगे। ओके।